हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चे जो 2026 में पेपर देंगे, उनके लिए मैं 20 मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बोर्ड परीक्षा में आपके जरूर आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो 20 सेट की मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, जिसका पहला सेट यहाँ पर मैं कराऊंगा। यहाँ पर मेरे पीछे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों के बाद मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। उसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा, जिससे कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 सेटों का मॉडल पेपर है। सेट नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेंगे। हाई स्कूल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि OMR सीट पर क्वेश्चन कैसे किए जाने हैं, वो भी आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा। बबल्स भरना सिखाऊंगा आप लोगों को, और आपको बताता चलो कि जो आपके 20 OMR आपको क्वेश्चन भरने हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने हैं, उनमें से 7 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, और 7 क्वेश्चन बायो के होंगे, और 6 क्वेश्चन वो आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो ये आपके पीछे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, या बोर्ड कह लीजिए, बोर्ड पे जो दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर दर्पण कैसा है। आपने अपने कोर्स में 2 तरीके के दर्पण पढ़े हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अवतल द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। यहाँ पर आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो जब आप कोर्स को पढ़ रहे थे या लेंस दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर 6 कंडीशन थी। 6 कंडीशन मैं अपने उंगलियों पर आपको गिना दूं, याद हो जाएगा आपको कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वो मुख्य फोकस पर बनता था। अगर मुख्य फोकस पर है तो अनंत पर बनता था। अगर C के परे है तो C का मतलब वक्रता केंद्र, C और F मतलब कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता था, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो C के परे बनता था। और अगर कोई वस्तु C पर रखी है, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता था। और इसके बाद बात करें C और F के बीच अगर कोई वस्तु रखी है, C का मतलब अभी मैंने बताया कि वक्रता के, और F का मतलब मुख्य फोकस, तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा था वो C के परे बन रहा था। और अगर P और F, P क्या है? ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। और यही आपसे क्या भी रहा है कि ध्रुव और मुख्य, यही पूछ रहा है आपसे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? आभासी, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। जब ये इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और वहां पर ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? आभासी होगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है वहां पर देखिए, आप ढूंढिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ये मानव नेत्र का जो आपका चैप्टर है, ये टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है मानव नेत्र बनाइए, दूसरा आता है कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब जो बनता है हमारे सामान्य दशा में आंखों पर, वो कहाँ बनता है। तो सामान्य दशा में देखते हैं ऑप्शन, कॉर्निया तो होगा नहीं, परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, पुतली प्यूपिल्स है, यहाँ पर भी नहीं बनने वाले हैं, और यहाँ पर भी नहीं बनने वाला है। तो दृष्टि पटल को इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना पर बनता है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बने तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर रेटिना के पहले बनता है और रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है। जब दृष्टि दोष का टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां पर आपको दृष्टि दोष बता दिया जाएगा, या फिर आप इसके पहले आप मेरे YouTube चैनल पर जाए, वहां पर दोष, मानव नेत्र में दोष के एग्जाम्पल, उनको डिटेल समझाया गया है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत धारा, यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा कौन? गैल्वेनोमीटर नहीं करता है, आरटीसी एमीटर भी नहीं करता है, मोटर भी नहीं करता है, तो बचा कौन? जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा। जनरेटर जिसे आप नॉर्मली कहते हैं, जनरेटर क्या करता है? वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मैकेनिकल वर्क को वहां पर वो इलेक्ट्रिकल वर्क में चेंज कर देता है। उसकी कार्यविधि भी आपके कोर्स में है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 चीजें हम लोग देखते हैं चश्मों में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो
ऐसे व्यक्ति जिनको पास की भी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की भी चीजें नहीं दिखाई देते हैं, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और उनके चश्मों में दो तरीके के लेंस लगे हुए होते हैं। और कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करते हैं, पास वाली चीजों को देखने के लिए ऐसे, दूर वाली चीजों को देखने के लिए ऐसे देखते हैं वो। तो पास वाली चीजों को देखने के लिए अक्सर हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग ही करते हैं, और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उतने ही बड़े अक्षर हम लोगों को दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ऐसा कुछ मिल रहा होगा तो पहली बात तो ये यहाँ पर ये बी ऑप्शन दिख रहा है, अवतल लेंस, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कॉन्वेव कह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर अवतल लेंस दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब कि ये पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ए और सी, दोनों में से कोई एक सही है। मैंने क्या कहा, फोकस दूरी कम होनी चाहिए। यहाँ पर फोकस दूरी कितनी लिखी हुई है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। यहाँ पर फोकस शब्द आपको यूज करना है, फोकस यहाँ पर वर्ड यूज करने हैं, फोकस दूरी, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो यहाँ पर देखें आप कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, किसी दर्पण द्वारा किसी पतले कोणीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक है, दर्पण तथा लेंस दोनों समभौता होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, चिन्ह परिपाटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सभी के जो है चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए। यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, आर क्या है। यू का मान ऋणात्मक लेते हैं, एफ यू वी का मान कब ऋणात्मक लेते हैं, कब धनात्मक लेते हैं, और जो है एफ का मान कब ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। इन चीजों को आप जो है एक बार पढ़ चुके होंगे जरूर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जो है माइनस फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी है ऋणात्मक, वो लेंस, अवतल लेंस के लिए भी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस के लिए भी यहाँ पर ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर दोनों माफ करिए, सॉरी, यहाँ पर जो है ऑप्शन दोनों अवतल दिख रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और अवतल लेंस के लिए भी, मतलब दर्पण और लेंस दोनों के लिए फोकस दूरियां क्या होंगी, अवतल के लिए ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही हमें मिल गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा का मात्रक, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाता है कि धारा को हम किस में मापते हैं, तो जूल बिल्कुल भी नहीं, न्यूटन बिल्कुल भी नहीं, और एम्पियर बिल्कुल सही है ये आंसर। एम्पियर में माप की जाती है धारा की, वोल्ट भी नहीं होगा। वोल्ट को जो है किसका मात्रक है, वो विभव का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो ये है कि एक कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, Q बराबर N पढ़ा है, और यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, इसका मान कितना दिया है, 8 दिया है, और M निकालने के लिए कह रहा है, और आवेश का मान जो होता है 1.6 × 10 की पावर -19। तो N बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बटे यहाँ पर 1/1.6 × 10 की पावर -19 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10 की पावर आपको यहाँ पर जो है 18 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जहां पर भी ये मिल रहा हो उसको आप सही कर लीजिए। ये सी ऑप्शन आपको मिल रहा है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हम केमिस्ट्री के अभी जो है आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर जो है बायो के भी आपको 7 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 20 इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। एंटीमनी क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो यहाँ पर धातुओं की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। धातु क्या होते हैं, इनमें उष्मा का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, इनमें तन्यता होती है, इनको जो है पीटने पर आवाज आती है, और अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। जबकि उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो धातुएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटीमनी किसे कहते हैं, एंटीमनी है क्या है, ये उपधातु है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही बोर्ड का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन आप पढ़े होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने वहां पर पढ़ा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। जबकि संतृप्त, ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं C2H6 ये क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो है, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर हम बनाए इसका स्ट्रक्चर, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, और यहाँ पर एक कार्बन, फिर से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो है डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं C2H4। C2H4 में देखते हैं ये 2 कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन हमें लगाने हैं और यहाँ पर इस तरीके से, और अभी वैलेंसी कार्बन की नहीं पूरी हुई है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन हमें मिल चुका है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। CH4 में भी किसी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं और न ट्रिपल बॉन्ड, और C3H8 में भी ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। तो एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर सामान्य सूत्र भी खूब पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर CnH2n+2 ये किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का। ये आप बोर्ड में जरूर याद करके जाएंगे। CnH2n ये किसका है, ये एल्कीन का है, और यहाँ पर CnH2n-2 ये किसका है, एल्काइन का। ये सामान्य सूत्र है, ये आप बोर्ड पेपर में जरूर पढ़ के जाएंगे। ये जो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी और पेन में लेकर नोट कर लीजिए कि ये यहाँ से तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो गया। प्रोपेनल, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अल वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, अगर इसका विच्छेद करें तो प्रोपेन धन अल होगा, और अल हम लोग किसके लिए लगाते थे, एल्डिहाइड के लिए लगाते। तो एल्डिहाइडिक समूह यहाँ पर कहाँ है, ये एल्डिहाइडिक समूह। जो लोग नहीं पढ़े हैं ध्यान से वो ध्यान दें, यहाँ पर एल्डिहाइडिक समूह एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर सही हमें मिल गया। लेकिन बात कर लेते हैं 3 ऑप्शन की और। यहाँ पर देख रहे हैं कि OH है। OH क्या है, यहाँ पर जो आपका क्रियात्मक समूह है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल वर्ड यूज करते हैं अनुलग्न के रूप में। जबकि यहाँ पर ये कीटोनिक समूह लग रहा है, यहाँ पर अनुलग्न के रूप में ऑन वर्ड यूज करते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है, और यहाँ पर अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, अनुलग्न के रूप में कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ओइक, और यहाँ पर ऑन, और यहाँ पर ऑल। तो हमें पूछ क्या रहा है, अल पूछ रहा है, तो यहाँ पर अल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं ये इस तरीके से संरचना इसकी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देख रहे हैं कि उष्माक्षेपी कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो उष्माक्षेपी। 2 तरीके की अभिक्रियाएं आपने पढ़ी होंगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने पर क्या हो, उष्मा निकले, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और जहां पर किसी अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा का अवशोषण किया जाए या अवशोषित हो, उस जो है हम अभिक्रिया को उष्मा अवशोषी जो है अभिक्रिया कहते हैं, अवशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसी चैप्टर में आपने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, संचरण और विकृत गंधिता, इन चीजों को भी आपने पढ़ा होगा। उपचयन, अपचयन भी आपने पढ़ा है। इन चीजों को जानने के लिए मैंने एक जो है अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, वहां पर जाएंगे आप, विजिट करेंगे, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। ये जो पहला चैप्टर है आपका, जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इनमें समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो भी सिखाया गया है आपको। तो वहां पर आप जाएं, वहां पर जाकर आप जो है जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखा गया है और वो सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया गया है, लेक्चर बहुत लंबा मैंने नहीं किया। मैंने आपके लिए ही उस लेक्चर को जो इंपॉर्टेंस है, जितना आप याद कर सकते हैं, उन्हीं रिएक्शन को लिखा गया है। वहां पर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये सारी चीज, मतलब कि आप ये समझिए कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस लेक्चर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर से पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उष्माक्षेपी के बारे में हमने बता दिया आपको। यहाँ पर देखिए ये जो अभिक्रिया दिख रही है, यहाँ पर ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर उष्मा निकलती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 में से एक ही आपको सही करने होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक से ज्यादा, मोर देन 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं है, वहां पर केवल और केवल एक ही सही करने हैं आपको। एसिटिक अम्ल, बढ़िया सा क्वेश्चन, हमारे घरों में यूज होता है। मैंने एसिटिक अम्ल के ऊपर भी वीडियो बनाई है, लेक्चर दिया है मैंने। और जो है एसिटिक अम्ल हमारे घरों में यूज होता है। घर में मम्मी लोग क्या करती हैं, अचार को जल्दी से गलाने के लिए इसी एसिटिक अम्ल को क्या करती है, मिला देती है, जिससे वो अचार जल्दी से गल जाता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC का फुल फॉर्म भी आप याद करके जाइएगा बोर्ड में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम है। ये जरूर याद करके जाइएगा। आई का क्या मतलब है, यू का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ये भी आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जब ये चैप्टर पढ़ाया गया है तो वही सारी चीजें बताई भी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3
CH3 COOH, और यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल, तो इसका साधारण नाम है एथिलोइक अम्ल। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। मेथिलोइक भी नहीं होने वाला है, प्रोपेनोइक भी नहीं होने वाला है। अब इसी तरीके से जो है हम लोग पहुंच चुके हैं 13 क्वेश्चन पर, 14, 15 ऐसे लेकर 20 तक। अब जो आते हैं आपके क्वेश्चन वो बायो से संबंधित आते हैं। अब उन क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ये अब 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बायोलॉजी के MCQ और PYQ हैं, जो कि PYQ मतलब पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी दिया गया है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं वृक्कों का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो एक एक करके बात करते हैं। तो श्वसन में हमारा कौन सा अंग जो है श्वसन के जो में भाग लेता है, तो लंग्स जो है वो हमारा मुख्य अंग है श्वसन के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होने वाला है। प्रजनन, प्रजनन में जो है ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेल और फीमेल पार्ट्स यूज होते हैं, जो कि है नहीं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं सही। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, इसमें किस अंग का जो है कार्य करता है, कौन सा अंग मानव शरीर का काम करता है, ये भी ज्यादा। तो मानव शरीर का जो किडनी है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, शरीर से बाहर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पाचन में जो है आप लोग आहार नाल पूरा पढ़ लीजिएगा। माउथ है, रसनी है, फिर आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये अच्छी है आप जो है पाचन में सहायक होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। बहुत सारी पत्तियां हमने देखी होगी कि जो है वहां पर कलियां निकल आती है, और उन कलियों से फिर वो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो पुदीना में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, आलू में भी नहीं देखने को मिलता, तो सभी तो हो ही नहीं सकता। जब 2 में नहीं है तो सभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, बायोफिल्म जिसे कहते हैं। यहाँ से पत्तियों पे कलियां होती है और वहीं से नए पौधों का निर्माण भी हो जाता है। फिर अनुवांशिक विज्ञान के जनक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विज्ञान के जो है जनक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि मेंडल, मेंडल जो है अनुवांशिक विज्ञान के जनक थे। डार्विन जो है जैव विकास से संबंधित है, वाटसन और क्रिक जो है डीएनए की खोज से संबंधित है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, यहाँ पर जो है मेंडल ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अब मुकुलन क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें जो है हाइड्रा में ये देखने को मिलती है। तो मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं। डीएनए में आपको पता है 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और गुआनिन जो होते हैं वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जहां पर भी ऑप्शन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित होगा वो सही हो जाएगा, और ये यही बॉन्ड आगे चलकर जो है तंतुओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स सही हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं। सहसंयोजी बंध कहाँ पर पाए जाते हैं, जहां पर बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वहां पर सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं सही था, ये भी नहीं सही था, ये भी नहीं सही था। सही कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। मेंडल का प्रयोगिक पौधा, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, उस पौधे का नाम बताएं। तो यहाँ पर देखिए सरसों तो था ही नहीं, मटर था आपने याद कर रखा है, गुड़हल था ही नहीं, मटर आपने याद रखा है। तो मटर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक मीठी मटर है और दूसरा उद्यान मटर है। तो वो क्या करते थे अपने गार्डन में, क्या करते थे, मटर उनकी बुआई करते थे, वहां पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जो है यहाँ पर उद्यान मटर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो मटर का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजम सटाइवम है। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर नहीं है, नहीं को आप पहले सर्कल कर लिया करिए, क्योंकि अक्सर जल्दी में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो अंडाशय है ये मादा का भाग है, ये हो नहीं सकता। गर्भाशय मादा का भाग है, ये भी नहीं हो सकता है। शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ये भी नहीं हो सकता, मादा का भाग है। तो यहाँ पर शुक्रवाहिका मेल में पाई जाती है, जहां से शुक्राणु जो होते हैं वो जाते हैं, उनका वो रास्ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट नंबर 1 में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं आपको 20 सेट मॉडल पेपर कराऊंगा, जो कि MCQ और PYQ जो लास्ट कुछ सालों में जो है एग्जाम में आए हुए हैं उनको कराया जाएगा। सेट नंबर 2 जो है आप लोग जरूर देखें, वहां पर और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। अगर आपको मेरे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो ये जो है आप इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं
आपको और अच्छे अच्छे वीडियो जो है या लेक्चर दे सकूं और आप उससे जो है अपनी ग्रोथ कर सके, आगे चलकर आप बड़ा नाम करें। धन्यवाद।